एज अ क्रिएटर स्टार्टिंग में तो खुद से ही सारी चीज़ें मैनेज करें। जब आप हल्के हल्के ग्रो करते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ने लग जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो भी डील्स हैं एजेंसी को दे दोगे तो वो बेटर रहेगा। कॉमन स्कैम क्या होता है जो एजुकेटेड बंदे भी उसमें फंस जाते हैं? फिशिंग वाला होता है बेसिकली। ओटीपी भी होता है पर फिशिंग वाला सबसे ज़्यादा होता है। आपके पास लिंक आएगा, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो सेम एक पेज ओपन होगा, बिल्कुल किसी का भी हो सकता है वो पेज, लाइक अमेजोन का भी हो सकता है, फ्लिपकार्ट का भी हो सकता है, या फिर जिसमें भी आपका बैंक अकाउंट है वो पेज दिखेगा लुक लाइक, और वो एग्जैक्टली रियल पेज नहीं होगा, वो एक फिशिंग पेज होगा। अगर आपने उसमें जरा भी डिटेल फिल की अपनी या कुछ भी बैंक की डिटेल डाली तो आपके साथ स्कैम हो सकता है। कंटेंट क्रिएशन की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं 2016 से काम कर रहा हूँ इसी फील्ड में, कंटेंट बनाना। पहले मैं वाइन्स बनाया करता था। हम बाकी यूट्यूबर्स को देखते थे, स्पेशली अगर नाम ढूंढूं अमित बढ़ाना और वीवी की वाइन्स, तो हमने भी शुरू किया चलो अपना कुछ बनाते हैं। 1 साल तक हमने इस पर काम किया, वाइन्स बनाई, खुद से एडिट किया, शूट करना ये खुद से किया, पर वहाँ पर इतना हो नहीं पाया। देन मैंने छोड़ दिया कंटेंट क्रिएशन अराउंड 1 साल तक। फिर से शुरू किया अपने छोटे से घर रूम में एक छोटा सेटअप बना के फिर मैंने शुरू किया। अच्छा, जो ये फेस्टिवल वाली सेल्स वगैरह होती हैं, 1 रुपए में कोई बिग बिलियन सेल, वो क्या होता है? मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूँ तो भाई इसे बोलते हैं हुक। इसमें ना 1 से 2 प्रोडक्ट ही होते हैं जो एग्जैक्ट प्राइस में मिल रहे होते हैं, वरना आपको बस रोकने के लिए होते हैं। पब्लिक में बहुत कम नाम या फिर बहुत कम नाम चलता है, जैसे फ्लिपकार्ट अमेजन को छोड़कर, तो भाई उस पर तो बिलीव ही मत करो। एग्जाम्पल से समझाऊँ, जैसे कोई प्रोडक्ट है, अगर वो 5,000 रुपये का है, उन्होंने वेबसाइट पे क्या मेंशन किया, 10,000 रुपये, और उस पर लिख दिया 50% ऑफ या 40% ऑफ ऐसा करके। तो वो एक इस यहाँ पर आपका 50% देखकर क्या होता है कि अरे यार इतना सस्ते में मिल रहा है, जल्दी से खरीद लेते हैं। वहाँ पे सेकंड भी चल रहे होते हैं कि अगर आपने इस टाइम में नहीं खरीदा तो आपसे निकल जाएगा। अच्छा, जो वाले स्कैम होते हैं कि फ़ोन ऑर्डर किया और अंदर कुछ ही और प्रोडक्ट कोई और चीज़ निकल के आ रही है, तो वो डीलर की तरफ से होता है स्कैम या फिर ये डिलीवरी बॉयज़ वगैरह करते हैं? बिकॉज ऑफ आज का एपिसोड है टेक के बारे में। ऑनलाइन स्कैम से कैसे बचा जाए, ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, किसी भी वेबसाइट से आप जब ऑर्डर करते हैं कैसे आइडेंटिफाई की जाए कि ये वेबसाइट जेन्युइन है या फिर नहीं। टेक में और एआई इंडस्ट्री में क्या क्या नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं, आइए स्वागत करते हैं अशरफ अंसारी जी का। थैंक यू अशरफ, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, काफ़ी अच्छा लगा आप आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई पीयूष भाई। अपन काफ़ी दिनों से प्लान कर रहे थे, बट आज फाइनली मैं यहाँ पर हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं इस चीज़ के लिए। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होने वाली हैं, अपनी ऑडियंस के लिए पता चलने वाला है टेक के बारे में और बहुत सारे कंटेंट क्रिएशन के बारे में, क्या 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 कर सकते हैं वो। कंटेंट क्रिएशन की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? जो टेक वाला सीन है वो तो अभी 2 साल से ही मैंने शुरू किया है, लेकिन एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं 2016 से काम कर रहा हूँ इसी फील्ड में, कंटेंट बनाना। पहले मैं वाइन्स बनाया करता था, मैं और मेरे 1-2 फ्रेंड्स थे। हम बाकी यूट्यूबर्स को देखते थे, स्पेशली अगर नाम ढूंढूं अमित बढ़ाना और वीवी की वाइन्स, तो हमने भी शुरू किया इनको देखकर। चलो उस टाइम शॉर्ट्स नहीं हुआ करता था, लॉन्ग फॉर्म ही चलता था, तो हमने भी शुरू किया चलो अपना कुछ बनाते हैं। वहाँ से शुरू किया, अराउंड 1 साल तक हमने इस पर काम किया, वाइन्स बनाई, खुद से एडिट किया, शूट करना ये खुद से किया, पर वहाँ पर इतना हो नहीं पाया। फिर जब कुछ हो नहीं पाया तो टीम भी सारी चली गई, फिर मैंने अकेले शुरू किया। मोटिवेशनल वीडियोस बनाया करता था उन दोनों में, खुद से लिखता था कैसे खुद को मोटिवेट करना है, या फिर कोई रियल लाइफ स्टोरी उसको बता दिया, उसमें भी नहीं हो पाया। देन मैंने छोड़ दिया कंटेंट क्रिएशन अराउंड 1 साल तक। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि एक बार और ट्राई करते हैं। उस वक्त मेरी जॉब भी लग चुकी थी, एज असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस में पढ़ाता था। फिर मैंने क्या किया, एक बार फिर से शुरू किया अपने छोटे से घर रूम में एक छोटा सेटअप बना के फिर मैंने शुरू किया। पहला वीडियो डाला मैंने 2023 में, 1 जनवरी को ही प्लान कर लिया था दिसंबर में कि 1 जनवरी को ही वीडियो डालना है पहला। अच्छा, जो ये टेकी प्रोफेसर जो नाम, ये आपने खुद डिसाइड किया कि लोगों ने? नहीं, ये मैंने खुद से डिसाइड किया, बिकॉज ऑफ मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन के कॉलेज में पढ़ाता था, पहले पढ़ा ही रहा था। वो जो जॉब टाइटल था वो असिस्टेंट प्रोफेसर था, तो उसी प्रोफेसर से निकाला मैंने कि ठीक है अब तो सिखाना ही है, तो अगर ये वर्ड लगेगा तो लोग ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे और ट्रस्ट बिल्ड होगा इस चीज़ को लेके। अच्छा, आपने अपनी 3 नीश चेंज करी। पहले आपने कॉमेडी वीडियोस बनाए, फिर आप मोटिवेशन में आए, देन आप टेक की तरफ आए। तो कैसे फाइंड आउट होता है कि कोई भी अगर कंटेंट स्टार्ट करे वो अपनी नीश कैसे डिसाइड करे? सबसे पहले तो एज अ कंटेंट क्रिएटर हम एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होकर ही कंटेंट बनाते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि हमें ट्राई करते रहना चाहिए जब तक आपको वो काम आपके मन का ना होने लग जाए।
तो मुझे ही वैसा लगा, जब मैं करता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कॉमेडी वीडियो बनाना। पर थोड़ा दिन चलते 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 लगने लगा यार ये ना अभी अपने लिए नहीं है भाई, ये जो कर रहे हैं उनके लिए बढ़िया, हमने देख के शुरू तो कर दिया बट एग्जैक्टली हमारे लिए बना नहीं, शायद हम कुछ और ट्राई करें तो बन सकता है। तो मैंने मोटिवेशन शुरू किया, मोटिवेशनल वीडियोस बनाना बेसिकली। इसका एक मोटिव था कि मैं, जब लोग मेरे से कुछ भी पूछते थे तो मैं उनको अच्छे से गाइड करता था। तो कई लोग मेरे से बोले भी थे कि भाई आप जो बताते हो ना वो बहुत सही तरीके से एक्सप्लेन करते हो चीज़ें। तो यहाँ पे एक प्रोफेसर वाला हाँ एग्जैक्टली जो जॉब वो काम आ गया। हाँ यहाँ पर एक ये भी है कि जब मैं कॉलेज में स्टूडेंट था, मतलब पढ़ता था, तो मैं मेरा ऐसा होता नहीं खाली पीरियड चल रहा है तो क्या करें, खाली लेक्चर चल रहा है तो क्या करें, तो मैं खुद से बोर्ड पे जाके ऐसे लिखना शुरू कर दिया या फिर कुछ भी बताना शुरू कर दिया, कुछ भी एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। तो पॉइंट ये है कि शुरू से मुझे एक्सप्लेन करना और सिखाने का तो बहुत ही शौक था। उसी के चलते चलो ठीक है अब लोगों को मोटिवेट करना है ऐसा करके उस वहाँ पर कई सारे मोटिवेशनल स्पीकर को भी सुनना शुरू किया और हल्के हल्के मोटिवेशनल वीडियोस बनाना शुरू किए। तो पता चला कि लोग वो तब आपको देखते हैं जब आप सच में कुछ बड़ा अचीव कर लो, तभी आपका मोटिवेशनल जो भी चीज़ें हैं वो सुनते हैं, देखते हैं। हाई क्वालिटी कंटेंट भी नहीं था उस वक्त क्योंकि मोबाइल से शूट करता था मैं। फिर धीरे धीरे जब मैं मास्टर डिग्री करने लगा कंप्यूटर साइंस में, मतलब तो मैंने सोचा कि क्यों ना यार अब टेक में शुरू किया जाए, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस में पढ़ा भी रहा हूँ तो फील्ड भी वही हो गया। तो एक बार टेक में शुरू करते हैं, क्योंकि नॉलेज भी फ़ोन की बहुत थी उस टाइम। लोग पूछते भी थे कौन सा फ़ोन मुझे खरीदना चाहिए, कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए, क्या ग्राफिक्स कौन सा सही रहेगा, रैम कौन सी सही रहेगी। तो फिर टेक में शुरू किया एज अ कंटेंट क्रिएटर। जब मैंने शुरू किया हल्के हल्के व्यूज़ आने लग गए और जो लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स थे उन्होंने मुझे इंकरेज किया अगला कंटेंट बनाने के लिए। तो वो धीरे धीरे ऐसा हो गया। तो अगर मैं बोलूँ कि आप अगर कंटेंट क्रिएटर हो कैसे फाइंड करें अपनी नीश को, तो सबसे पहले जो भी आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है आपने अपने मतलब के लोगों को ही फॉलो किया होगा, जिनको आप एग्जैक्टली देखना चाहते हैं और जिनको आप सुनना चाहते हैं। तो उनसे ही आप इन्फ्लुएंस हो, तो उनको सुन के उनको देख के ही सबसे पहले आप कंटेंट बनाना शुरू कर दो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन की फील्ड भी हो सकता है या फिर फैक्ट मोटिवेशनल कुछ भी हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है। जब आप वहाँ से बनाना शुरू करने लग जाओगे, मतलब एक स्टेप आपका बढ़ जाएगा, तब आपको खुद से क्लियरिटी आने लग जाएगी कि एग्जैक्टली हमें इसमें बनाना है या फिर नहीं बनाना है। अच्छा, कुछ लोग बहुत सोचते हैं कंटेंट क्रिएशन के लिए स्टार्टिंग के लिए बहुत गियर की जरूरत पड़ेगी, अच्छा कैमरा, अच्छा माइक, अच्छा साउंड। स्टार्टिंग में अगर कोई बेसिक से स्टार्ट करे तो मिनिमम क्या क्या इक्विपमेंट होने चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ भाई आज ही से शुरू कर दो, जो आपके पास चीज़ें हैं। एआई का ज़माना है, आपके पास स्मार्टफोन है, उसको उठा के आप वीडियो बनाना शुरू कर दो। अगर आप अपने फेस के साथ में कंटेंट बनाना चाहते हैं तो बस कैमरा खोलो और रिकॉर्ड करना शुरू कर दो। अब आप बोलेंगे अच्छा माइक नहीं है तो अच्छी क्वालिटी में वॉइस रिकॉर्ड नहीं होगा, तो उसके लिए बहुत सारे एआई टूल्स भी हैं। अगर मैं एक का नाम लूँ तो एडोबी पॉडकास्ट करके एक टूल आता है। आप कितने भी नॉइस वाले एरिया में हो, आपका घर चाहे रोड किनारे हो, उसमें हॉर्न की आवाज़ भी क्यों ना आती हो, अगर वहाँ पर भी आप कंटेंट रिकॉर्ड करोगे और उस टूल में अगर आप अपना वीडियो जो भी आप करो वीडियो उसको डालोगे तो वहाँ पर पूरी वीडियो में से नॉइस को वो गायब कर देगा वो टूल। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे पास महंगे गियर्स होना चाहिए, महंगे गैजेट्स हों तब मैं शुरू करूँगा, तो ये चीज़ें आप एज अ कंटेंट क्रिएटर चीज़ दिमाग से निकालिए। आज ही अपना कैमरा उठा के शूट करना शुरू कर दीजिए, वो बढ़िया रहेगा। जब आपने टेक वाला कंटेंट स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में मैंने देखा आपने मोबाइल्स रिव्यूज बहुत दिए, लैपटॉप्स के रिव्यू बहुत दिए। आप क्या आइडेंटिफाई करते हो? जैसे आपने कोई प्रोडक्ट लिया उसमें से प्रोज कॉन्स कैसे निकालते हो, कैसे आइडेंटिफाई करते हो उस चीज़ को? तो जो भी हमारी ऑडियंस होती है ना, वो प्राइस सेगमेंट को देख के सर्च कर रही होती है कि हमें कोई भी प्रोडक्ट अगर खरीदना है तो वो किस प्राइस रेंज में होना चाहिए। सबसे पहला उनका पॉइंट वही होता है, तो हम उसी पॉइंट को कवर करके ही कंटेंट बनाते हैं या फिर सजेस्ट करते हैं। जैसे 15,000 के स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट कौन से रहेंगे। अब उसमें भी हम कैटेगराइज करते हैं कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन किस स्पेसिफिकेशन के साथ में स्मार्टफोन अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से हम उनको बता रहे होते हैं। टैग प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीदते हुए क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए? टेक प्रोडक्ट में अगर आप ऑनलाइन खरीद लो, क्योंकि आजकल स्कैम बहुत चल रहा है, कुछ का कुछ प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि भाई ओपन बॉक्स डिलीवरी का आप एक ऑप्शन आता है तो उसको सिलेक्ट करें, खासकर जब सेल चल रही होती है तब अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर। तो ओपन बॉक्स डिलीवरी का ऑप्शन आता है तो उसको सिलेक्ट करें। अगर वो नहीं आता है तो जब आपको प्रोडक्ट मिले, कि प्रोडक्ट देखने से पहले जो नीचे सोल्ड बाय लिखकर आता है, मतलब ये वो प्रोडक्ट आ कहाँ से रहा है, सेलर कौन है उसका। तो अगर अमेजोन है तो फुलफिल बाय लिख कर आता है, अगर फ्लिपकार्ट है तो एज्योर लिख कर आता है, तो उसको चेक कर लें। और सेकेंड चीज़, गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे कि ऑथराइज सेलर अमेजोन बाय अमेजोन ऐसे करके लिस्ट पीडीएफ, तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी
कि अमेजोन के कौन कौन ऑथराइज रीसेलर हैं जो आपको प्रोडक्ट भेज रहे हैं, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये रिव्यू। अब ये रिव्यू में क्या रहता है, ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट को अच्छा दिखाने के लिए स्पैम करने लग जाते हैं रिव्यू में, तो वहाँ पर भी आप फिल्टर कर सकते हो। फेक रिव्यू फाइंडर करके आप गूगल पे सर्च करोगे, फेक रिव्यू फाइंडर बाय अमेजोन, जो भी प्रोडक्ट आप बाय कर रहे हो उसका लिंक कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करोगे, तो जितने भी फेक रिव्यू वो हट जाएंगे और आपको जेन्युइन रिव्यू देखने को मिलेंगे, या फिर जो भी सही रिव्यू है उसके हिसाब से वो आपको बता देगा जो भी है। ये पॉइंट हो गया हमारा। एंड थर्ड, जब आपको प्रोडक्ट आपके घर पर आए, डिलीवरी बॉय देने के लिए आए, तो उसका वीडियो क्लिप बना लो, शूट कर लो ऑन टाइम। अगर आपने ओपन बॉक्स डिलीवरी सेलेक्ट किया है तो वो खुद से ओपन बॉक्स करेगा, तो उस टाइम पे वीडियो बना लो। नहीं, मैंने कई बार देखा है कि वो जो डिलीवरी बॉय है वो मना कर देते हैं कि हमारे सामने ओपन मत कीजिए, ओपन मत कीजिए, हमारे सामने ओपन मत ओपन कीजिए। मत कीजिए, मतलब चेक करने के लिए, तो वो तुरंत कह देता है अरे ओपन मत हाँ, कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ये है ना कि अगर आप ओपन बॉक्स डिलीवरी सेलेक्ट करेंगे तभी वो ओपन आपके सामने करेगा। घर पे आने के बाद तो आप खुद से वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि पार्सल तो आपको उस रैप पैकेट में आ ही रहा है जो भी ब्रांड से आपने मंगवाया है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, तो वो तो दिखेगा लोगो वगैरह। आप जब वीडियो शूट करेंगे तो क्लियर हो ही जाएगा। अच्छा, जो वाले स्कैम होते हैं कि फ़ोन ऑर्डर किया और अंदर कुछ ही और प्रोडक्ट, कोई और चीज़ निकल के आ रही है, साबुन कोई वगैरह निकल कर साबुन आता है। निकल रहा है, वो हो रहा है, तो वो डीलर की तरफ से होता है स्कैम या फिर ये डिलीवरी बॉयज़ वगैरह करते हैं? तो पहले ऐसा होता था, अभी तो ये केस बहुत कम हो गए हैं। तो अब होता क्या है, ब्रांड ने अपना फ़ोन भेजा और उसके बाद जो थर्ड पार्टी एजेंसीज होती हैं जो डिलीवर करती हैं प्रोडक्ट्स को, ज़्यादातर स्कैम वहाँ से होता है। अभी हुआ क्या, मैं आपको एक बात बताऊँ, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, पहले क्या होता था, आप जो भी गैजेट्स मंगाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक, ईयरफोन, हेडफोन, स्मार्टफोन जो भी है, तो उसमें 7 डेज़ का रिटर्न होता था कि आप 7 डेज़ के भीतर भीतर उन प्रोडक्ट्स को रिटर्न कर सकते हो। मतलब आप रिटर्न कर सकते हो, आपके बैंक में पैसा आ जाएगा, या फिर कोई खराबी है तो रिप्लेस भी करा सकते हो। वो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट खुद से करके देगा। पर अभी ना रूल चेंज हो गया है, अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मंगाते हैं तो आपका रिप्लेसमेंट अमेजॉन, फ्लिपकार्ट नहीं देगी, वो देगी कंपनी। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों मतलब जो भी जिन लोगों ने मंगाया वो प्रोडक्ट्स, तो उसमें होता क्या था कि कुछ भी गलत प्रोडक्ट्स आया, मतलब जो भी प्रोडक्ट्स उनके पास डिलीवर हुआ, फिर क्या था कि असली जो प्रोडक्ट है वो तो अपने पास रख लिया, उसका सेम क्लोन या फिर फेक प्रोडक्ट बॉक्स में रखकर कंपनी को रिटर्न वापस कर कर दिया। दिया। और सबसे ज़्यादा हुआ था ये एप्पल में, क्योंकि ओह। एप्पल के कई सारे प्रोडक्ट ऐसे थे जो देखोगे, ऊपर से देखोगे आप, जैसे एयरपॉड्स हो गए या फिर चार्जर्स हो गए, ठीक है, तो देखने में पता ही नहीं चलेगा कि असली है या नकली है ये। सही तो है। उन्होंने मंगाया उस अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से, और उन्होंने फेक वाला उसमें रख दिया बॉक्स में और असली वाला अपने पास मतलब रख के, पब्लिक भी ये स्कैम कर रही है। हाँ, पब्लिक स्कैम कर रही थी। तो उस चक्कर से उन्होंने ये चीज़ खत्म कर दी कंप्लीटली। जितने भी आप ऑनलाइन गैजेट खरीदोगे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, वो सारे रिप्लेस होते हैं कंपनी से। अच्छा, जैसे जो हार्ड ड्राइव्स वगैरह होती हैं कंपनी के थ्रू से आती हैं, अब उसमें कुछ बग निकल के आता है इंटरनल, तो वो भी चेंज कंपनी ही करेगी? कंपनी ही करेगी, ओके। कुछ भी दिक्कत होगा कंपनी करेगी। कई बार मुझे ये भी देखने को मिला है, मतलब ऐसे नाम नहीं लूंगा, एक थे मेरे जानने वाले, क्या किया उन्होंने, एक ईयरफोन मंगाया और उसका जो बड्स था, एक सिंगल बड्स, वो काम नहीं कर रहा था बेसिकली प्रॉपर। वो उन्हें बहुत समय हो गया था, 1-2 महीने खरीदे हो गए थे, मतलब वो पॉलिसी भी खत्म हो गई थी रिटर्न वाली और रिप्लेस वाली। तो उन्होंने क्या किया, सेम प्रोडक्ट ऑर्डर किया, और सेम प्रोडक्ट ऑर्डर करने के बाद जब उनके पास आया वो प्रोडक्ट, तो उन्होंने जो बड्स था पूरा वो निकाल कर अपने उसमें डाला जो उनके पास पहले से था प्रोडक्ट, और जो नहीं चल रहा था वो उसमें रखा और डब्बा पैक किया और रिटर्न कर दिया। उनको उसका पैसा मिल गया और उनका जो प्रोडक्ट खराब था वो ठीक भी हो गया। तो ये स्कैम बेसिकली पब्लिक ही कर रही थी, इसलिए इन कंपनी को ये स्टैंड लेना पड़ा। जिसको जहाँ जो लूप होल मिल रहा है वो उसका हाँ, फायदा उठा। वही। अच्छा, जो ये फेस्टिवल वाली सेल्स वगैरह होती हैं, इसमें बहुत फिशी से डील्स आती हैं, 80% ऑफ, या फिर ये मतलब 1 रुपए में कोई बिग बिलियन सेल्स, वो क्या होता है, उसकी रियलिटी क्या होती है? मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूँ तो भाई इसे बोलते हैं हुक, ओके। कि आपको रोक लिया उन्होंने ये बोल के। हाँ। और ज़्यादातर इसमें ना 1 से 2 प्रोडक्ट ही होते हैं जो एग्जैक्ट प्राइस में मिल रहे होते हैं, वरना आपको बस रोकने के लिए होते हैं। और बाकी अगर जो ऐसी वेबसाइट्स आपको शो कर रही हैं जिनका पब्लिक में बहुत कम नाम है या फिर बहुत कम नाम चलता है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन को छोड़कर, तो भाई उस पर तो बिलीव ही मत करो। एग्जाम्पल से समझाऊं, जैसे कोई प्रोडक्ट है, अगर वो 5,000 रुपये का है और उन्होंने क्या किया, उसकी मतलब एक्चुअल वैल्यू 5,000 रुपये है, उन्होंने वेबसाइट पे क्या मेंशन किया, 10,000 रुपये, ऐसे 10,000 रुपये मेंशन कर दिया, और उसके बाद उस पर क्रॉस बनाया, और उस जो भी प्रोडक्ट है उसकी एक्चुअल वैल्यू 5,000 रुपये है, और उन्होंने लिख दिया 10,000 रुपये, और उस पर लिख दिया 50% ऑफ या 40% ऑफ ऐसा करके।
तो कस्टमर को लग रहा है कि मुझे 50% ऑफ मिल रहा है, अब मिल रहा है वो एक्चुअल प्राइस पे। एक्चुअल प्राइस पे ऐसा करके। तो वो एक इस यहाँ पर आपका 50% देखकर क्या होता है कि अरे यार इतना सस्ते में मिल रहा है, जल्दी से खरीद लेते हैं। वहाँ पे सेकंड भी चल रहे होते हैं कि अगर आपने इस टाइम में नहीं हाँ, खरीदा तो अरे आपसे ये निकल जाएगा। 9 मिनट के अंदर चले हाँ, जाएगा। बट एग्जैक्टली वो उतने ही प्राइस का प्रोडक्ट है जब आपने जो उन्होंने लिखा हुआ है। यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हैं आप, जो भी प्रोडक्ट आप बाय कर रहे हो चाहे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट से, तो उसका लिंक कॉपी करें जो भी प्रोडक्ट आप बाय करने वाले, और गूगल पे जाएं, वहाँ सर्च करें प्राइस ट्रैकर बाय अमेजॉन, बाय फ्लिपकार्ट। जो भी वेबसाइट आपको ऊपर मिलेगी ना, उस पर जाकर प्रोडक्ट का लिंक पेस्ट कर दें। रियलिटी आ जाएगी। हाँ, पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी पूरे साल की कि वो जो प्रोडक्ट था वो कितने पे लिस्ट हुआ, कितना कितने पे बीच में लिस्ट हुआ, डिस्काउंट आया। कितना डिस्काउंट आया, सब कुछ रियलिटी पता चल जाएगी। उसको देखकर ही, चेक करके ही आप बाय करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। अच्छा, बेस्ट टाइम क्या होता है किसी भी फ़ोन को खरीदने के लिए? बात करूँ एंड्रॉइड की, लॉन्चिंग के टाइम या लॉन्च होने के 3-4 महीने बाद, या फिर नहीं, मैं बात करूँ जैसे कोई भी फ़ोन अगर लॉन्च होने वाला है तो अगर बेस्ट टाइम है, महंगा फ़ोन अगर लॉन्च होने वाला है, फ्लैगशिप फ़ोन जैसे कि 40,000 50,000 की रेंज में, तो उसको खरीदने का बेस्ट टाइम है 6 महीने के बाद या फिर 4 महीने के बाद आप उस फ़ोन को बाय करें, तो आपको थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगर आप 15 से 20,000 का स्मार्टफोन खरीदने वाले हैं तो आप हैंड टू हैंड खरीद सकते हैं, क्योंकि 6-7 महीने के बाद उसका दूसरा रिप्लेसमेंट आ जाता है। सेम प्राइस रेंज में दूसरा प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च कर देती है। अक्सर ये होता है अगर आप मेगा फ़ोन खरीद रहे हैं तो 6 से 7 महीने बाद ही खरीदें, और ये चीज़ आईफोन के लिए भी रहती है बेसिकली। अच्छा, जो भी फ़ोन्स वगैरह में अपडेट आते हैं और अपडेट आने के बाद हमने अपडेट कर लिया, उसके बाद फ़ोन स्लो क्यों हो जाता है? फ़ोन स्लो हो जाता है बेसिकली अगर कोई भी अपडेट आया है तो होता क्या है, वो जो अपडेट है वो लेटेस्ट स्मार्टफोन के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज की जाती है, लेकिन जो आपके हाथ में फ़ोन है वो थोड़ा सा ओल्ड हो चुका होता है, तो उस चक्कर से फ़ोन थोड़े स्लो हो जाते हैं। अभी एक आईफ़ोन में भी आया था एआई वाला, वो बाद में जिन्होंने 2023, 24, 25 में जो फ़ोन खरीदे थे, तो अब जो फ़ोन आ रहे हैं आईफ़ोन में इनबिल्ट नहीं है, तो अब वो पुराने जो 2 साल पहले जिन्होंने फ़ोन खरीदे हैं आईफ़ोन वाले, उनको पैसे दे रहे हैं। हाँ, तो ऐसा हुआ था कि उन्होंने क्लेम किया था एप्पल इंटेलिजेंस आपको 2024 या 2025 में मिल जाएगा, बट वो नहीं आ पाया। एड में उन्होंने दिखाया जब लॉन्चिंग टाइम में WWDC होता है उनका, तो उसमें लॉन्चिंग में सब दिखाया कि ये फीचर्स आपको मिलने वाले, ये फीचर्स आपको मिलेंगे, बट वो नहीं मिले। तो किसी ने क्लेम किया कि हमें अब तक फीचर ही नहीं मिले, बट ये सिर्फ अभी फॉरेन कंट्री के लिए, इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, हाँ, इंडिया में कोई भी रिवर्ट या रिटर्न काफ़ी इन्फ्लुएंसर इस पे रील्स बना रहे हैं। हाँ, रील्स बना रहे हैं कि 2000, 2500 से लेके 9000 तक के बीच का कंपनी आपको कैशबैक दे रही है। हाँ, दे रही हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं है ये चीज़। अच्छा, ये सिर्फ फॉरेन में ही उनको ही मिलेगा वो। ओके। जो भी एप्पल इंटेलिजेंस उनके फ़ोन में नहीं मिला, जैसे क्लेम किया था एप्पल ने, तो फिलहाल एप्पल अभी शायद जेमिनी के साथ कोलैब कर रहा है, तो डेफिनेटली इस बार तो 26 के सितंबर में आ जाएगा। अच्छा, फ़ोन में जो अपडेट आते हैं हर अपडेट कर लेना चाहिए, जैसे ऐप्स में आते हैं कितने सारे? नहीं, हर अपडेट्स नहीं करना चाहिए। अच्छा, हर अपडेट्स करना सही भी नहीं है। बेसिकली होता क्या है, हर अपडेट्स के नीचे लिखा होता है कि इसमें आपको क्या मिलने वाला है। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है कि UI अपडेट्स या आइकन चेंज होंगे, तो मुझे लगता नहीं कि वो करना उतना बेनिफिशियल होगा आपके स्मार्टफोन के लिए। तो हर एक अपडेट ना करें। सेकंड चीज़, अगर आपका बहुत पुराना स्मार्टफोन है और आपके फ़ोन में अपडेट आया है तो भाई वो तो बिल्कुल ही अवॉइड करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्लो कर देगा आपके स्मार्टफोन को। अच्छा, कॉमन स्कैम क्या होता है जो एजुकेटेड बंदे भी उसमें फंस जाते हैं? फिशिंग वाला होता है बेसिकली। OTP भी होता है, पर फिशिंग वाला सबसे ज़्यादा होता है। आपके पास लिंक आएगा, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो सेम एक पेज ओपन होगा, बिल्कुल किसी का भी हो सकता है वो पेज, लाइक अमेजॉन का भी हो सकता है, फ्लिपकार्ट का भी हो सकता है, या फिर जिसमें भी आपका बैंक अकाउंट है, ICICI, उन सबका सेम आपको पेज दिखेगा लुक लाइक, और वो एग्जैक्टली रियल पेज नहीं होगा, वो एक फिशिंग पेज होगा। अगर आपने उसमें जरा भी डिटेल फिल की अपनी या कुछ भी बैंक की डिटेल डाली तो आपके साथ स्कैम हो सकता है। अच्छा, हम लोग जैसे इंस्टाग्राम पे कोई ऐड आया, हम्म, ठीक है, कोई पर्स है या फिर बैग है, XYZ कोई भी आते हैं ना, एकदम से एड्स आते हैं, तो एकदम से अप्लाई नाउ कर देते हैं, तो उसमें ऑटोमेटिक डिटेल्स भर जाती हैं, मेल ID है, फ़ोन नंबर, नेम, एड्रेस, एकदम से वो आ जाता है। तो ये इंफॉर्मेशन फ़ोन कहाँ से लेता है? ये लेता है गूगल से, गूगल क्रोम से बेसिकली। अगर आप जाएंगे सेटिंग में तो पासवर्ड एक ऑप्शन होता है, वहां पर सारी डिटेल होती है। वहां पे 3-4 चीजें होती हैं। आपने जो भी प्रोडक्ट ऑर्डर किए होते हैं, जहां आप प्लेस करेंगे उस ऑर्डर को, उसके लिए एड्रेस लगता है। तो गूगल क्या करता है, मतलब गूगल क्रोम क्या करता है, वो अपने पास सेव कर लेता है आपका एड्रेस, ताकि आपको बार बार फिल करना ना पड़े। अच्छा, अच्छा। और सेम होता है ID पासवर्ड को लेके। तो मतलब हम जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उसके सारे ID पासवर्ड क्रोम में सेव हैं और हमें मालूम ही नहीं है, जिसमें बैंक के पासवर्ड, हाँ, सोशल मीडिया पासवर्ड, हम्म, सारी प्राइवेसी हमारी
ब्रेक हो चुकी है हाँ, already। गूगल की सेटिंग में जाएंगे आप, पासवर्ड का एक ऑप्शन मिलेगा, वहां पर सारे पासवर्ड आपको शो हो जाएंगे और क्लिक करके देखेंगे तो आपको पासवर्ड दिख भी लैपटॉप में हम जाएगा। लोग यूज करते हैं, किसी नई वेबसाइट पे गए तो साइड में आइकॉन आ जाता है, सेव नाउ, अपडेट पासवर्ड, पासवर्ड को सेव नेवर कर एंड सेव करके हाँ, तो इसका मतलब हम ही परमिशन देते हम ही हैं। परमिशन देते हैं, वो जल्दी जल्दी में सेव कर देते हैं, वो पासवर्ड सेव हो जाता है। यहाँ पर मैं बताऊं, जो भी फिशिंग पेज आपका ओपन होता है तो गूगल क्रोम खुद भी इंडिकेट करता है। अगर आप ऊपर यूआरएल जहां पर आता है ना, वहां देखेंगे तो वहां पे येलो और रेड वार्निंग का साइन आता है बेसिकली। अच्छा। और यहाँ पर एक चीज और भी है, अगर आपको फिशिंग पेज पता करना है कि ये एग्जैक्टली रियल पेज है या फिर फिशिंग पेज है, तो उसके लिए आप पता कर सकते हैं HTTPS। ये यूआरएल के आगे लिखा होगा अगर HTTPS तो भाई वो रियल पेज है, सिक्योर आता है उसमें क्योंकि। और अगर एस नहीं है, खाली HTTP आ रहा है, तो चांसेस हैं कि वो पेज फिशिंग है या फिर वो वेबसाइट जहाँ जो आप यूज कर रहे हो वो उसकी सिक्योर, प्राइवेसी ब्रेक हाँ वो सिक्योर नहीं है फॉर यू बेसिकली। अच्छा, ऑनलाइन जो स्कैम होते हैं, किसी वेबसाइट में फंस गए हम, फिशिंग हो गई, हमने पेमेंट कर दिया, तो क्या हम वो पैसे वापस ला सकते हैं? दो ऑप्शन है, अगर आपने यूपीआई से पेमेंट किया है तो मुश्किल है वापस लाना, लेकिन अगर आपने बैंक डिटेल डाल के पेमेंट किया है कार्ड वगैरह से, तो आप 24 आवर्स में उसको रिक्वेस्ट डाल सकते हो पैसा वापस लाने के लिए। cybercrime.gov.in पे जाके आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो और उसी 24 आवर्स में आप अपने बैंक में जाकर बता सकते हो जो भी आपके साथ हुआ है, तो चांसेस रहते हैं कि आपको पैसे वापस मिल जाएं। बैंक कैसे डिसाइड करता है कि ये स्कैम है, ये पेमेंट गलत तरीके से हुआ है, या फिर ये जो बंदा है गलत जगह पेमेंट कर दिया है उसने? हाँ, तो पेमेंट कहाँ गया है, वो तो एक पेमेंट है आपका, वो तो चला गया ना उस पर्सन के पास, और ऐसे लाखों ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। रेस कर दिया बैंक में, हाँ, बैंक में डिस्प्यूट रेस कर दिया, बैंक कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये बंदा सही कह रहा है? जो जहाँ पर भी आपने पेमेंट दिया है, स्क्रीनशॉट हाँ वगैरह स्क्रीनशॉट वगैरह वो शेयर कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जब भी हम पेमेंट करते हैं तो कोई ना कोई सर्विस लेते हैं, वो तो आपको मिली ही नहीं, उसकी तो रिसिप्ट ही नहीं मिली, तो वहाँ पे सबसे बड़ा प्रूफ तो यही बन जाता है कि आपके पास जो भी पेमेंट आपने किया है वो उसका तो मिला ही नहीं आपको, सर्विस वगैरह जो भी आपने देखी है। अच्छा, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आईफोन बेटर है या फिर एंड्रॉयड? सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊँ तो आईफोन बेटर है, और एंड्रॉयड अब बेटर है लेकिन फ्लेक्सिबल लेवल का होना चाहिए स्मार्टफोन। लेकिन अगर मैं प्रायोरिटी दूं तो वो आईफोन बेटर है सिक्योरिटी के मामले में सबसे ज़्यादा। जब हम लोग कोई भी ऐप यूज़ करते हैं तो कितना चांसेस है कि वो एंड्रॉयड में वायरस आ जाए, वो या फिर कोई स्पैम जैसे मालवेयर होता है, वो कितना चांसेस होता है आने का फ़ोन में यूज़ करने का? सबसे पहला लोगों को तो ये लगता है कि हम प्ले स्टोर से अगर कोई भी चीज़ इंस्टॉल हाँ, कर रहे मतलब कोई भी ऐप यूज़ कर रहे हैं, ऐड देखा कि ये नया AI का कोई ऐप है, हैं, हमें मजा आ गया देख के, अरे यार बढ़िया ऐप आ गया, और फटाक से इंस्टॉल मार दिया इंस्टॉल मार देते हैं। बिना जाने कि ये जेन्युइन है या genuine फिर है नहीं भी या है। फिर फिर नहीं। ऐड के थ्रू हमने वो बग अपने मोबाइल में ले आए हम, तो कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है इसे? सबसे पहला तो ये होता है कि जो भी एप्लीकेशन होगा वो आपसे परमिशन मांगेगा, और समटाइम्स हम अलाउ कर देते हैं। अलाउ दिस टाइम व्हाइल यूजिंग द अगर टाइम। आपने कर भी दिया है तो आप ऐप के आइकन पे लॉन्ग प्रेस करें, ऐप इन्फो में जाएं, और वहां पर परमिशन का एक ऑप्शन मिलता है, वहां सारी परमिशन आपको दिख जाएंगी कि उसने कांटेक्ट ले रखा है, आपकी कॉल डिटेल्स की हिस्ट्री ले रखी है, आपके मैसेजेस का एक्सेस ले रखा है, वो सारा कुछ दिख जाता है, आपके माइक्रोफोन का एक्सेस ले रखा है, वो सारा कुछ दिख जाता है। अगर कोई एप्लीकेशन ओपन करने के बाद उस एप्लीकेशन का काम नहीं है, कैमरे का माइक का एक्सेस ले रही है, तो जो न्यू स्मार्टफोन है ना वो बता देते हैं, कॉर्नर पे एक ग्रीन आ जाता है। ग्रीन एंड येलो ऑरेंज करके डॉट आता है, तो उससे पता चल जाता है, लेकिन किसी किसी फोन में नहीं पता चल पाता है। तो अगर कोई भी एप्लीकेशन आपका माइक का डेटा ले रही है तो आप जाएं परमिशन में, उसको डिसेबल कर दें अगर वो यूजफुल है, अदरवाइज हटा ही दें तो बेटर है। मुझे लगता है कि हम लोग कोई भी ऐप यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसको परमिशन सिर्फ वाइल यूजिंग दिस ऐप, जो एक हाँ वाइल यूजिंग दिस ऐप, वो उतना बेस्ट ही देना उतना चाहिए, ही देना चाहिए, क्योंकि डेटा तो हमारा वैसे भी सेफ नहीं है। सेफ नहीं है, कोई भी ऐप अगर हमने इंस्टॉल करी है तो वो सारा एक्सेस लेते हैं। साइबर सिक्योरिटी कैसे ब्रेक करते हैं, जैसे बैंकिंग वाले जो स्कैम होते हैं वो कैसे ब्रेक करते हैं कि फ़ोन, जैसे एंड्रॉयड में हमने बैंकिंग वाला अपना चला रहे हैं कुछ भी, जैसे हमने अलाउ कर दिया, सारी परमिशन अलाउ कर दी, कैसे वो ब्रेक करते हैं? बैंकिंग ऐप आप यूज कर रहे हो और उसमें मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो थर्ड पर्सन है वो कैसे एक्सेस कर लेता है? लोग
स्पैम मतलब ओटीपी निकालते हैं, कैसे किस तरीके से वो स्कैम करते हैं? हाँ, तो पहला स्कैम तो ये होता है कि वीडियो कॉल, मतलब वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला, जो भी पर्सन होता है वो ऐसे। लेकिन यहाँ पर ये भी तो है कि जो आप बैंकिंग यूज़ कर रहे हो, बैंक की ऐप यूज़ कर रहे हो, तो अगर आप खुद से यूज़ कर रहे हो तो वो बहुत रेयर चांसेस होता है कि वहाँ से स्कैम हो। लेकिन अगर आपके पास कोई ओटीपी भेज रहा है, मतलब ऐप के थ्रू नहीं हो सकता? हाँ, ऐप के थ्रू नहीं हो सकता, वो तो बहुत सिक्योर होता है, क्योंकि उसमें तो बहुत सारे इनक्रिप्शंस होते हैं। हाँ हाँ, वो तुरंत वेरिफिकेशन ही अपना आप से खुद को लॉग आउट कर लेता है अगर कोई दिक्कत होती भी है तो। अच्छा, ब्लूटूथ पे आते हैं। आजकल बहुत चल रहा है कि पहले चल रहा था कि TWS ईयरफोन चल रहे थे, फिर अब लोग ब्लूटूथ वाले पे, तार वाले पे शिफ्ट हो रहे हैं। ये क्या डिबेट चल रही है? बात ये है कि बेसिकली हार्मफुल तो नहीं कह सकते ब्लूटूथ को, लेकिन लॉन्ग टर्म यूज़ करने से तो प्रॉब्लम होती है। अब देखो होता क्या, रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है, जैसे हम सार वैल्यू होती है, जितनी ज़्यादा सार वैल्यू होगी उतना ज़्यादा रेडियो फ्रिक्वेंसी निकलेगा, वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है। आप जब ब्लूटूथ वाली चीज़ें यूज़ करोगे तो सार वैल्यू भी होगी थोड़ी बहुत, जिससे हमारी बॉडी के अंदर जाती है। तो लॉन्ग टर्म यूज़ करने से, क्योंकि एक बैटरी है, उसको कान में लगा के पहनना और चलना भाई थोड़ा सा हार्मफुल तो रहता है, रिस्क भी रहता है। कई बार ऐसे केसेस हुए हैं कि ब्लास्ट कर गया ईयरफोन कान में ही लगकर। अरे हाँ, ये फॉरेन में हुआ था, एक बार मैंने इस पे वीडियो भी बनाया था एक। ओ माय, तो थोड़ा अनसेफ है। सबसे अनसेफ क्यों है? सबसे ज़्यादा अनसेफ है बिकॉज ऑफ हम सस्ते TWS यूज़ करते हैं, तो वो तो बिल्कुल ही अवॉइड करो अगर जो आपको। फर्स्ट कॉपीज आ रही हैं हाँ, आईफोन एग्जैक्टली, की और आईफोन XYZ। की और वैसे भी। तो अगर आपको यूज़ करना ही है तो आप थोड़ा सही रिव्यू देखकर और अच्छे प्राइस वाले TW यूज़ करो, अदरवाइज आप बायर ईयरफोन का यूज़ करो, वो बेटर रहेगा। एज अ क्रिएटर आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की, लॉन्ग टर्म में क्रिएटर को खुद मैनेज करना चाहिए या फिर किसी सोशल मीडिया एजेंसी के थ्रू को वर्क करना चाहिए? एज अ क्रिएटर स्टार्टिंग में तो खुद से ही सारी चीज़ें मैनेज करें, और जब आपको लगे कि मेरे से चीज़ें मैनेज हो नहीं पा रही, मतलब जब आप हल्के हल्के ग्रो करते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ने लग जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो भी डील्स हैं वो अगर आप ब्रांड्स को दे दोगे, आई मीन एजेंसी को दे दोगे, तो वो बेटर रहेगा। लेकिन यहाँ पर ना एक वो है कि एजेंसीज भी थोड़ा फ्रॉड करती हैं। फ्रॉड ये होता है क्रिएटर के साथ में कि वो जब आती हैं उनके पास तो उनसे बोलते हैं कि हम 20% आपका जो भी डील होगा उसमें से हम रखेंगे। ठीक है। तो कई सारे क्रिएटर जो मेरे खुद के दोस्त हैं वो लोग ऐसा करके, मतलब हम अच्छे से मैनेज करेंगे, अच्छे से डील क्रैक करेंगे आपके लिए, जो अमाउंट आप ब्रांड से ले रहे हो उससे ज़्यादा आपको दिलवाएंगे, ये सारा बोलते हैं वो लोग, और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं 6 मंथ या फिर 1 ईयर का। अब वहाँ पर क्रिएटर फंस जाता है, उनके साथ रहना पड़ जाता है उनको। अब शिकायत ये हुई है, मतलब उनकी तरफ से शिकायतें ये मिली हैं एजेंसीज ऐसा करने के बाद, जो उनके तरफ से, जो हमारे तरफ से जो मेल आते हैं, हमारे मेल पे जो मेल आते हैं ब्रांड के कोलैबोरेशन के लिए, सिर्फ वही मैनेज कर रहे हैं वो लोग, अपनी तरफ से कोई ब्रांड लेकर ही नहीं आ रहे। हो ही नहीं रहा उनकी तरफ हाँ, से। उनकी तरफ से। और सेकंड चीज, जैसा हम रिप्लाई करते थे वैसा ही वही रिप्लाई कर रहे हैं, कुछ प्रोफेशनल नहीं दिख रहा। और अगर वो रिप्लाई कर भी रहे हैं तो हर एक ब्रांड को तुरंत ही उसको रिप्लाई करना होता है मेल को, तभी तो हमें वो डील मिलेगी, वरना तो वो लोग क्लोज कर देंगे कैंपेन। तो ऐसी कंडीशन में जो एजेंसीज होती हैं वो लोग उतना ध्यान भी नहीं देते, जो क्रिएटर्स के पास मेल आ रहे हैं उन पे भी ध्यान नहीं देते अच्छे से। तो मेरा कहना ये भाई, जो स्टार्टिंग है, अगर आपकी स्टार्टिंग कर रहे हो खुद से ही मैनेज करो, जितना हो सके खुद से मैनेज करो। और आपको रखना ही है, एजेंसी में जाना ही है, तो जब आप अच्छा ग्रो कर जाओ तभी जाओ, अदरवाइज आप खुद का पर्सनल एक मैनेजर भी रख सकते हो इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए, वो बेटर रहेगा। अच्छा, इसके बाद हम लोग थोड़ा रैपिड फायर में आते हैं, ठीक है। इनकॉग्निटो मोड होता है, क्या ये सच है कि उसमें हिस्ट्री सही में सेव नहीं होती? नहीं भाई, होती है, सेव होती है। जहाँ से आप जो भी इंटरनेट कनेक्शन आप यूज़ कर रहे हो वो लोग देख सकते हैं, और जिस भी सर्वर पे आप जा रहे हो, मतलब गूगल का अगर आप यूज़ कर रहे हो तो गूगल तो ऑब्वियसली वहाँ पर सेव करेगा वो सारी चीज़ें, बट हमारे खुद के ब्राउजर में वो हिस्ट्री सेव नहीं होती। वो ऐसा हम अपने दिल की तसल्ली हाँ, के वो लिए दिल कह की रहे हैं। तसल्ली है कि हम हिस्ट्री सेव नहीं हो रहा, जो भी हम सर्च कर रहे हैं या देख रहे हैं हाँ। वो सेव नहीं हो रहा है, पर वो होता है सेव, पर हमें आपको दिखता नहीं है, इतना ही है, वो उससे सारा होता है। डेटा मोदी जी हाँ। दे रहे हैं। वो सारा डेटा सेव है बेसिकली, क्या आपने सर्च किया है। अच्छा, लोग कहते हैं कि भाई फोन ऑफ कर ले, जल्दी चार्ज हो जाएगा, होता है क्या ऐसा? पहले होता था, है? पहले ऐसा होता था, जब ओल्ड स्मार्टफोन थे, फोन स्विच ऑफ करने के बाद तेज चार्ज हुआ करते थे, पर अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी चार्जिंग के साथ साथ कुछ सॉफ्टवेयर भी वर्क कर रहे होते हैं चार्जिंग की स्पीड को बूस्ट करने के लिए। तो अगर आप फोन को स्विच ऑफ कर दोगे तो आपका फोन उतना अच्छे से चार्ज नहीं होगा जितना वो ऑन होने पे होगा। बैटरी ये है कि आप फ्लैट मोड लगा लो, उससे तेज चार्ज होगा, क्योंकि उससे क्या होगा, ब्लूटूथ वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन डिसेबल हो जाएगा, जैसे कि वो फोन के एंटीनास वर्क करना बंद कर देंगे, तो आपकी जो चार्जिंग स्पीड है वो अच्छी हो जाएगी। ये है, स्विच ऑफ करने से बेटर है फ्लैट मोड लगा लो। अच्छा, लोग कहते हैं कि जितने भी अपडेट आए ऐप्स के,
अपडेट कर लो, स्मूथ चलेगा फ़ोन, चलो स्मूथ चलेगा, सारी ऐप्स अपडेट कर ली। सारी ऐप्स हर बार अपडेट करना ज़रूरी नहीं है, पहले देख लें कि सच में वो अपडेट की नीड है या फिर नहीं। कई बार क्या होता है, अगर हम अपडेट कर लेते हैं तो वो पहली बात तो एप्लीकेशन स्लो पड़ जाती है, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन में जब अपडेट आता है वो न्यू स्मार्टफोन के ओएस के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज़ किया जाता है। अब हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास तो थोड़ा सा पुराना ही फ़ोन है, तो थोड़ा सा वो जो एप्लीकेशन है वो स्लो वर्क करता है। और कई बार जब हमारा फ़ोन ज़्यादा ही ओल्ड हो जाता है तो हमारा फ़ोन भी फिर स्लो वर्क करने लगता है। तो बेटर यही है कि आप देख लें कि हमें नीड है या नहीं है अपडेट की, देन ही करें तो बेटर है। जैसे कि कंपनी अपना फ़ोन लॉन्च करती हैं हम्म, और आजकल ज़माना कंटेंट क्रिएशन का है, तो एक बहुत सा वो ऐड में डालते हैं कि 50 मेगापिक्सल, 100 मेगापिक्सल। ये क्या ये मेगापिक्सल क्या है? ज़्यादा अच्छी वीडियो बनेगी या ज़्यादा अच्छा फ़ोटो आएगा? ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा मेगापिक्सल है तो बेटर क्वालिटी निकाल कर देगा। मेगापिक्सल से कुछ भी नहीं होता। जैसे आईफोन है, अब तक वो 12 मेगापिक्सल पे चल रहा था, तब भी एंड्रॉयड उसके कंपैरिजन में आसपास नहीं था। अभी भी 48 मेगापिक्सल पे है, और 48 मेगापिक्सल का वीडियो क्वालिटी और 200 मेगापिक्सल की वीडियो क्वालिटी आप कंपेयर करेंगे तो आईफोन की मच बेटर होगी। बस मेगापिक्सल ज़्यादा मैटर करता है कि आपके फ़ोन में कौन सा लेंस है, कौन सा लेंस का उन्होंने यूज़ किया है और वो किस प्रोसेसर के साथ में वर्क कर रहा है, वो मैटर करता है। अच्छा, आजकल जैसे कि एआई का ज़माना है, कंटेंट क्रिएशन तो बिल्कुल बूम पे है, हर कोई कंटेंट बना रहा है। कौन कौन से एआई टूल हैं जो कंटेंट क्रिएटर को सर्च के लिए या फिर अपने कंटेंट के सर्च के लिए या फिर रिसर्च के लिए यूज़ करने चाहिए? क्लाउड बेटर है। अगर आप कंटेंट रिसर्च करना चाहते हैं तो क्लाउड सबसे बढ़िया है। इसमें वहाँ सारा कुछ मिल जाता है अभी के टाइम पे। कंटेंट रिसर्च के लिए मतलब क्लाउड बेटर है। और अगर मैं यहाँ पर एक ब्रह्मास्त्र बता दूँ जल्दी रिसर्च करने का, सबसे जल्दी क्लाउड के थ्रू, तो जो भी टॉपिक आप रिसर्च कर रहे हैं तो 3 से 4 आर्टिकल्स वेबसाइट पे आप जाइए, उनके लिंक कॉपी कर लीजिए अपने फ़ोन के नोटपैड पे। 4 से 5 वेबसाइट को विजिट कीजिए, उन सबके लिंक को पेस्ट कर लीजिए अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग, जिस भी टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे हो। यूट्यूब पर जाइए, जिस भी आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग जितनी भी वीडियोस मिले उन सबके भी लिंक कॉपी पेस्ट करके एक वहाँ पर लिख लीजिए नोटपैड पे, और सारे लिंक को कॉपी करके क्लाउड में दे दीजिए। अब उसको बोल दीजिए कि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी आप अच्छे से प्रॉम्प्ट दोगे, मेरे काम की जो भी इंफॉर्मेशन है ये टॉपिक में बनाना चाहता हूँ, ऐसा इसके बनाना चाहता हूँ, जैसे ही आप इतना लिखेंगे तो आपके पास बहुत ही सटीक और बहुत ही जेन्युइन इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, क्योंकि आपने सारा डेटा इकट्ठा करके क्लाउड को दे दिया। अब वहाँ से वो फैच करके अच्छे से इंफॉर्मेशन आपको ला कर देगा। तो आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, कोई आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं, उस लिंक कॉपी पेस्ट करके आप ये चीज़ कर सकते हैं। बहुत आसान हो जाएगा कंटेंट रिसर्च के लिए। कंटेंट लोग एआई से सर्च कर रहे हैं, और आपको नहीं लगता कि काफ़ी एआई तो जितना भी डेटा इंटरनेट पे है या फिर जितनी भी रिसर्च है, तो आपको नहीं लगता कि वो सिमिलर इन्फॉर्मेशन सबको देगा निकाल के? अगर जो भी सर्च कर रहे हैं एक जैसा कंटेंट बनेगा, या फिर प्रॉम्प्ट अलग दो तो उसके हिसाब से देता है? हाँ, तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो पहली बात तो आप पूरी चीज़ बताओ उसे, जो भी चैटबॉट आप यूज़ कर रहे हो, कोई भी, जैसे जेमिनी, क्लाउड, चैट जीपीटी। अच्छा, प्रॉम्प्ट लिखने के लिए सबसे बेसिक चीज़ें क्या ध्यान में रखनी चाहिए? प्रॉम्प्ट लिखने के लिए वो सबसे पहले डिपेंड करता है कि आप बनाना क्या चाहते हो। अगर एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि मुझे स्क्रिप्ट बनानी है, तो सबसे पहले आप वीडियो का टॉपिक देंगे कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो स्क्रिप्ट बनानी है। सेकंड, कि उसमें क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें होना चाहिए, ऐसा करके वो बताएंगे। एंड थर्ड, वीडियो की लेंथ क्या होगी। और फोर्थ में आप ऐसा लिख सकते हैं कि ये पूरी स्क्रिप्ट एग्जांपल्स होना चाहिए। जितना डिटेलिंग में हम प्रॉम्प्ट देंगे उतने अच्छे रिजल्ट एआई के थ्रू मिलेंगे हमें। प्रॉम्प्ट के साथ साथ अगर इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि मैंने अभी बोला कि लिंक्स आप देकर दे देंगे क्लाउड को। चैट जीपीटी पे शायद वर्क नहीं करते लिंक्स, पर क्लाउड में करते हैं। कोई भी लिंक उठाकर आप डालोगे, पेस्ट करोगे वहाँ पर, तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करता है। अच्छा, चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लॉड, मेटा एआई, कौन सा बेटर है आपके हिसाब से? चैट जीपीटी बेटर है आपको डेली रूटीन की चीज़ें, टास्क कंप्लीट कराने के लिए या फिर कुछ भी पूछने के लिए। क्लाउड बेटर है रिसर्च के लिए। और आपने पूछा जो जेमिनी है, वो क्रिएटिंग के लिए बहुत बढ़िया है, कोई भी इमेज बनाना है ऐसा करके। मेटा एआई जो है आपका वीडियो क्रिएशन के लिए बहुत बढ़िया है, वो भी चैटबॉट है। और आपका परप्लेक्सिटी, डीप रिसर्च के लिए और ज़्यादा बेटर है। ओके। अच्छा, जैसे हम यूट्यूब के लिए कंटेंट बना रहे हैं, हमें अब सर्च करना है कि अगला टॉपिक क्या ट्रेंड में चल रहा है, यूट्यूब पे किस ट्रेंड पे ज़्यादा वीडियोस बन रहे हैं या फिर करंट टॉपिक्स क्या चल रहे हैं, तो उसके लिए हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए? vidIQ बढ़िया है। ओके। vidIQ पे आप सर्च कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप बिल्कुल रिलायबल ना रहें उस पे ही भरोसा ना करें। थोड़ा और भी देख लें,
सर्च करके कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली, क्योंकि ह्यूमन जो रिसर्च करता है वो बेटर, उससे ज़्यादा बेटर तो यही नहीं कर सकता ना। सबसे बढ़िया तो यही है। ग्राफिक डिजाइनिंग में भी काफ़ी, जैसे चैट जीपीटी से थंबनेल्स बनने हैं, जेमिनी से बनने हैं, कोई एक ऐसा टूल बता सकते हो आप जिसमें ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए यूज़ करते हैं लोग, या फिर थंबनेल्स के लिए यूज़ करते हैं? सबसे ज़्यादा तो अभी तो कैनवा हो रहा है, कैनवा में यही आ गया है। लेकिन अगर आपको जल्दी ही ग्राफिक डिज़ाइन, मतलब जल्दी क्या मतलब, कोई वीडियो है अगर आप उसका थंबनेल बनाना है इंस्टेंटली, तो आप गूगल जेमिनी का यूज़ करें, वो बेटर है। अच्छा अच्छा। बाकी मोशन एनिमेशन ग्राफिक्स, वीडियोग्राफी की बात कर रहा हूँ मैं। अगर वीडियो क्लिप्स बनानी है आपको, मोशन एनिमेशन, कोई भी ग्राफ चार्ट बनाना है एनिमेट होते हुए, तो उसके भी बहुत सारे टूल्स हैं। हेरा एआई करके एक टूल है, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। और एक सुची एआई करके है, सुची ऐसे समथिंग लाइक नाम है उसका, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें बहुत अच्छे अच्छे मोशन एनिमेशन है जो आप वन प्रॉम्प्ट लिख कर बना सकते हैं। अच्छा, जो क्लोन एआई वीडियोस होती हैं, खुद का कैरेक्टर अवतार, कैरेक्टर बना के, वो उसके लिए कैसे स्टार्ट करे कोई बनाना? अगर आपको खुद का अवतार बना कर कंटेंट बनाना है तो इसके लिए सबसे पहला टूल तो वही है हेजन। आप उसका यूज़ कर सकते हैं। आपको बस अपना कुछ सेकंड का वीडियो देना होगा, फिर वो खुद को वो पूरा मॉडल क्रिएट करता है आपका अच्छे से, और आप अपनी स्क्रिप्ट दीजिए, वो बना देगा। और आवाज़? हाँ, आवाज़ भी सेम कर लेगा, क्योंकि वो पूरा आपका वीडियो क्लिप लेता है प्रॉपर, आप विद वॉइस एंड एक्सप्रेशन, हैंड मूवमेंट, सबको अच्छे से कैप्चर करता है। तो ये एआई कंटेंट आपको लगता है कि कितना जस्टिफाई करेगा क्रिएटिविटी को आने अगर आप के टाइम? फुल कंटेंट क्रिएशन मतलब एआई से ही करवा रहे हो, तो वो मुझे लगता नहीं कि इतना बेनिफिशियल होगा आपके लिए, आपके यूट्यूब चैनल के लिए। आप उसमें थोड़ा अपना भी एफर्ट डालें। जैसे अगर आप कंटेंट रिसर्च एआई से करवा रहे हैं और स्क्रिप्टिंग भी अगर एआई से करवा रहे हैं, तो जो वॉइस है वो अपनी खुद की यूज़ करें। अगर आप खुद की स्क्रिप्ट लिख रहे हो, खुद से स्क्रिप्ट बना रहे हो, तो उसमें एआई वॉइस यूज़ कर सकते हो आप। एक रियलिस्टिक होना चाहिए, लेकिन एकदम लाइक अ ह्यूमन साउंड करना चाहिए, तो बढ़िया रहेगा। ये नहीं कि फुल्ली कंटेंट आप एआई से ही बना रहे हो, तो थोड़ा सा सही नहीं रहता यूट्यूब पॉलिसी के अकॉर्डिंग। अच्छा, आप जैसे ब्रांड डील्स वगैरह आती हैं आपके पास, तो कैसे रहता है उसमें? कोलैबोरेशन रहता है या फिर पेड्स होते हैं? जैसे आप लोग जाते हो डिफरेंट डिफरेंट शहर में, किसी XYZ ब्रांड के लिए जाते हैं जब, तो कैसे अप्रोच करते हैं ब्रांड, और किस तरीके से क्या डील रहता है? डील बेसिकली टेक में तो 3 तरह की होता है। एक होता है बार्टर, जिसमें सिर्फ आपको प्रोडक्ट मिलेगा, उसका आपको रिव्यू बनाना है। ठीक है। दूसरा मिलेगा आपको पेड, कि प्रोडक्ट मिलेगा पर वो प्रोडक्ट जो है वापस चला जाएगा, उसका आपको पैसा मिल जाएगा। और तीसरा होता है दोनों, बोथ बेसिकली, प्रोडक्ट भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। और समटाइम ऐसा भी होता है कि आपको कुछ भी नहीं मिलता, प्रोडक्ट आपको रिटर्न करना पड़ता है। अगर आप किसी अच्छे ब्रांड के साथ काम कर रहे हो, लॉन्ग टर्म तक काम करते जा रहे हो, तो कई बार ऐसी भी डील आती हैं कि हमने आपको इतना सारा काम दिया है, तो ये वाला वीडियो, ये वाला रील जो है आप रिटर्नेबल बेसिस पे बना दो। मतलब आपको प्रोडक्ट दिया जाएगा पर उसका कुछ मिलेगा नहीं, वो आपसे वापस ले लिया जाएगा। वो पोर्टफोलियो के लिए बढ़िया है। एज अ कंटेंट क्रिएटर आप कर भी सकते तो हो। स्टार्टिंग में कैसे, मतलब आप जैसे कि आपने मोबाइल लैपटॉप या रिव्यू स्टार्ट किए, तो कैसे स्टार्ट किया? मतलब ये तो महंगा खुद का तो खरीदना मुश्किल नहीं है इतना, क्योंकि आपको 10 वीडियो महीने बनाने हैं। एक मोबाइल अगर 15-20 हज़ार का है, तो कैसे आप अरेंज करते थे? या फिर कोई जानने वाला था कि भाई अपना मोबाइल दे दे, मुझे हाँ, रिव्यू कुछ करना है? स्मार्टफोन तो जानने वाले से ले लिए, हाँ। वरना आज के टाइम में आपको नीड भी नहीं है स्मार्टफोन की। अगर आपको अच्छा तरीका है बताने का और समझाने का और सही सटीक इन्फॉर्मेशन देने का, तो कोई जरूरी नहीं कि आपके पास प्रोडक्ट होना ही चाहिए। आप सही से उसको बता सकते हो कि 20,000 के अंदर कौन से स्मार्टफोन्स हैं, इनके ये स्पेसिफिकेशंस हैं और ये आपको ले लेना चाहिए, तो भी ऑडियंस कर लेती है भरोसा। उसके बाद क्या होता है, जब आप ग्रो करने लग जाते हैं तो ब्रांड्स सामने से आने लगते हैं आपके पास। ब्रांड लेने के लिए भाई इंस्टाग्राम पे आप अपनी खुद का जीमेल एड्रेस फिल कर दें वहाँ पर कांटेक्ट में, ताकि ब्रांड्स आएँ, आपका प्रोफाइल विजिट करें तो वो आपको कांटेक्ट कर लें। हमें खुद से नहीं करना होता, ब्रांड खुद से ही हमारे पास आते हैं, मेल पे मेल करते हैं सारा, जो भी कोलैबोरेशन का कैंपेन चल रहा होता है। आपकी सबसे अच्छी ब्रांड डील अब तक की कौन सी रही? फ्लिपकार्ट की रही है। फ्लिपकार्ट का एक आया था सुपर मनी करके है, उनका यूपीआई ऐप लॉन्च हुआ था, सबसे बेस्ट मेरा वो रहा। एक टैग क्रिएटर मंथली ब्रांड डील से या अपने इंस्टाग्राम से, इन सब से कितना कमा सकता है? एक टैग क्रिएटर कितने फॉलोवर पे वो डिपेंड ये करता है। मान लीजिए 50,000 फॉलोअर थे स्टार्टिंग में। 50,000 फॉलोवर्स हैं, हाँ, तो 50,000 तो रुपए आराम से कमा सकता है वो पर मंथ के। अच्छा, मतलब जितने हाँ, फॉलोअर उतने रुपए? ऐसा तो नहीं है, बट एक बता दिया नंबर कि इतना कर सकता है, ये बहुत मिनिमम है। क्योंकि 50,000 फॉलोवर्स पे कई सारे क्रिएटर ऐसे भी हैं जो 1 लाख तक पर मंथ कर ले रहे हैं।
अभी हर महीने ऐसा नहीं रहता, फ्लक्चुएट होता रहता है ये अमाउंट, फ्लक्चुएशन रहता है बिकॉज ऑफ ब्रांड डील पे डिपेंड करता सबसे है। ज्यादा तो But- मुझे लगता है फेस्टिवल्स पे ज्यादा। हाँ फेस्टिवल्स पे, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप कंटेंट क्या बना रहे हो, क्योंकि ब्रांड्स को चाहिए क्वालिटी कंटेंट। अगर आपका क्वालिटी कंटेंट नहीं आप है, मान के चलो आपने कोई एक शूट किया, एक शूट की कॉस्ट कितनी है आपकी मिनिमम? कोई मोबाइल आया, आपने शूट किया, अच्छे से एडिट किया, आपने अपना टाइम दिया, एक शूट की मिनिमम क्या रख सकते हो अपनी? मैं क्या चार्ज कर सकता हूँ ऐसे हाँ, ब्रांड को? हाँ। आई मीन तो यहाँ पे 45-50 के इतना हो सकता है। ओके, तो अच्छा। लेकिन ये हम अपनी तरफ से बताते हैं, वो फिर वो नेगोशिएबल होता है। नेगोशिएशन, हाँ वो तो चलता ही है। हर एक पर डील ऑन एन एवरेज मुझे लगता है 35-40 के हाँ, आसपास रहता ही क्योंकि रहता होगा। बहुत सारे अभी क्रिएटर्स भी हैं, तो उनको कितने क्रिएटर्स चाहिए उस पर भी डिपेंड करता है वो। आपका जो मोटिवेशन कहाँ से लेते हो टेक क्रिएशन में ऐसे? वो मेरी ऑडियंस है। ऑडियंस? हाँ, ऑडियंस जो बताती है, सम टाइम मैं उस पर ही कंटेंट बना देता हूँ। मुझे डीएम्स आते हैं बहुत सारे, और कमेंट्स भी आते हैं। कई बार उनका जो हम लोगों ने ट्रिक बताई होती है या फिर जो इन्फॉर्मेशन दी होती है वो उनकी समझ में नहीं आती है, तो वो नेगेटिव कमेंट भी करते हैं, तब हम उनको पॉजिटिव लेकर कंटेंट बनाते हैं। तो सारा जो हमारा रहता है वो सब सबसे ज्यादा ऑडियंस पे लोगों की जो क्या क्वेरी आती है किसी भी चीज को लेके, क्वेश्चन जो बहुत ही रिपीटेड होते हैं? फ़ोन हैकिंग को लेके सबसे ज़्यादा फ़ोन हैक कैसे करें, अच्छा। या अपने पार्टनर का ये चीज़ कैसे देखें, सबसे ज़्यादा ये आता है ऑप्शन। अरे, ऐसा चैट्स कोई में ऐप है हाँ, क्या? भरे रहते हैं। ऐसा कोई ऐप तो नहीं है, बट मेरे पास ये बहुत आते हैं अच्छा, कि किसी की लोकेशन कैसे ट्रैक करें। वो तो कर सकते हैं, बट एग्जैक्टली बिना टच किए फ़ोन को हैक कर लें, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब इसके डीएम्स रिपीटेडली आते हैं। जासूस वाले ज्यादा हाँ, और ये ऐसा अगर रील कोई बना भी रहा है ना, तो उस पर व्यूज़ भी बहुत जाता है। हम्म, हाँ, अगर सच में जेन्युइन ट्रिक है, पहले तो पॉलिसी के कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट से पूरा यूट्यूब और इंस्टाग्राम, अगर आप ऐसा कंटेंट बनाते हो वो ठीक नहीं है, किसी का हैकिंग वगैरह सिखाना। कुछ लोगों ने तो पता नहीं क्या क्या कंटेंट बना रखा है, कॉल रिकॉर्डिंग कैसे निकालें किसी के फोन में से, या फिर आपको किसी ने ब्लॉक कर दिया है तो उससे कॉल कैसे कर ले। हाँ, मतलब ये ऐसे तो वीडियो में मिलियंस व्यूज हैं हाँ, कि समटाइम्स ये किसी की लड़ाई हो गई है, किसी ने किसी को ब्लॉक कर दिया है, अब वो फोन नहीं लग रहा है, तो किसी ऐप के थ्रू उसको कॉल कर दे। ऐसा हो जाता है। हाँ, मतलब ऐसा कंटेंट लोगों ने बना रखा है उससे बहुत एप्लीकेशन। ज़्यादा व्यूज़ जाते हैं, क्योंकि उनके काम का कंटेंट मिल गया ना उनको। मासी ऑडियंस है ना उनके लिए, मासी ऑडियंस को ये कंटेंट पसंद आता है। जाहिर सी बात है, अगर कोई बोलेगा कि किसी के भी चैट्स कैसे देखें, तो रुक जाएगा ऑडियंस, या कोई भी इंसान रुक जाएगा कि यार ये एक तो हुक मेरे मिल गया। हुक मिल गया, ये तो मेरे काम की चीज़ है। अगर वो वर्किंग ट्रिक है ना, तो वो शेयर भी करेगा, फिर वो मिलियन और मिलियन तो वीडियो जानी ही है। ऐसा करके है। तो काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ, आपने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। थैंक यू। मोस्ट वेलकम, मुझे बहुत मज़ा आया।